कहानी शुरू होती है 1968 साल से, जहां प्लास अपनी गर्लफ्रेंड आयरिस को एक बहुत ऊंची रेस्टोरेंट स्काईव्यू बिल्डिंग के इनॉग्रेशन फंक्शन में ले जा रहा है। आयरिस इस सरप्राइज से बहुत खुश थी क्योंकि ये टावर उस जमाने की सबसे ऊंची बिल्डिंग थी और उससे भी अजीब बात ये थी कि ये टावर अपने फिक्स्ड टाइम से 6 महीने पहले ही बनकर तैयार हो गया था। अब उन दोनों के अलावा और भी सैकड़ों लोग वहां जमा हुए हैं ताकि वो ऊपर जाकर शानदार व्यू एंजॉय कर सकें। लेकिन जैसे ही लिफ्ट ऊपर जाना शुरू करती है, आयरिस को धीरे धीरे डर लगने लगता है कि उनके साथ कुछ बुरा होने वाला है। ऊपर पहुंचकर वो देखते हैं कि यहाँ तो पहले से ही बहुत लोग नाच गाने और पार्टी में बिजी हैं। आज इस बड़े फंक्शन को देखने के लिए काफी भीड़ जुटी है। हालांकि पल को पता चलता है कि भीड़ ज्यादा होने की वजह से उन्हें आज टेबल नहीं मिलेगा, इसलिए उन्हें नीचे वापस न जाना पड़े। वो गेस्ट होने का नाटक करते हैं और बाकी लोगों के साथ पार्टी एंजॉय करने लगते हैं। इसी बीच आयरिस, जो किनारे पर खड़ी होकर बिल्डिंग की हाइट देख रही थी, अचानक उसका मन खराब होने लगता है और वो तेजी से वॉशरूम की तरफ भागती है। दूसरी तरफ पार्टी में कुछ ऐसी चीजें होने लगती हैं जिसकी वजह से जल्द ही एक बड़ा एक्सीडेंट होगा। एक शैंपेन की बोतल का कॉर्क उड़कर एक धारदार चीज से टकराता है जो सीधे कांच पर जाकर लगती है और उस फ्लोर का कांच चटक जाता है। लेकिन सब लोग डांस में इतने बिजी थे कि किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। उधर आयरिस वॉशरूम की तरफ एक बच्चे को देखती है जो अकेला बैठा था। उस बच्चे की माँ आयरिस को देखकर समझ जाती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। आयरिस ये बात पहले से जानती थी और उसने आज पल को ये सच बताने का फैसला किया था, पर उसे डर भी था कि कहीं पल ये सुनकर उसे रिजेक्ट न कर दे। तभी पल खुद आयरिस को प्रपोज कर देता है। जब आयरिस उसे अपनी प्रेगनेंसी का सच बताती है तो पल उल्टा और भी खुश हो जाता है। वो दोनों अपनी नई जिंदगी को लेकर एक्साइटेड थे। तभी पीछे एक बच्चा लगातार कुछ सिक्के नीचे फेंक रहा था। एक गार्ड उसे मना करता है, पर उसके जाते ही बच्चा फिर से सिक्का फेंकता है। वही एक सिक्का हवा में उड़कर बिल्डिंग की लिफ्ट मशीन में जाकर फंस जाता है। अंदर आयरिस और पल एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे, पर उसी सिक्के की वजह से मशीन के स्क्रू एक एक करके बाहर निकलने लगते हैं। फिर एक चैन रिएक्शन शुरू होता है। सबसे पहले एक गैस लीक होती है, फिर डांस फ्लोर जो कांच का बना था अचानक टूट जाता है, जिसकी वजह से कई लोग तुरंत नीचे गिर जाते हैं। पल भी लटक जाता है और आयरिस उसे बचाने की कोशिश करती है, पर वो भी नीचे गिर जाता है। चारों तरफ भगदड़ मच जाती है। लोग अपनी जान बचाने के लिए नीचे भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन गैस लीक की वजह से आग लग जाती है और कई लोग मारे जाते हैं। अब नीचे जाने का सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, लिफ्ट। लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा है कि आयरिस लिफ्ट के अंदर घुस ही नहीं पाती। इधर लिफ्ट में इतने ज्यादा लोग भर जाते हैं कि ओवरलोड की वजह से लिफ्ट नीचे गिर जाती है और उसमें मौजूद सभी लोगों की भयानक मौत हो जाती है। अब आयरिस घबराकर इधर उधर दौड़ रही थी। इस बर्बाद होती बिल्डिंग से नीचे जाने का कोई रास्ता नहीं बचा था और इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद बचने का कोई चांस ही नहीं था। तभी बिल्डिंग का एक हिस्सा टूटकर गिरता है और बाकी बचे हुए लोग भी नीचे गिर जाते हैं। अब सिर्फ आयरिस ही बची थी। तभी उसे किसी के रोने की आवाज आती है। ये वही बच्चा था जिसे उसने शुरुआत में देखा था। आयरिस अपनी जान की परवाह किए बिना उसे बचाने के लिए दौड़ती है, लेकिन बैलेंस बिगड़ने से वो भी नीचे गिरने लगती है। वो काफी देर तक एक हाथ से लटक कर खुद को और बच्चे को बचाने की कोशिश करती है, पर आखिर में उसकी उंगलियां जवाब दे जाती हैं और वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। सबकी मौत हो जाती है। तभी कहानी में ट्विस्ट आता है। पता चलता है कि ये सब स्टीफन नाम की एक लड़की का सपना था जो अभी अपने कॉलेज की क्लास में बैठी है। स्टीफन पिछले 2 महीनों से आयरिस के ये सपने देख रही है। वो आज फिर अपनी सहेली को इस बारे में बताती है। दरअसल स्टीफन आयरिस की पोती है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो बार बार अपनी दादी के ऐसे एक्सीडेंट के सपने क्यों देख रही है जो हकीकत में कभी हुआ ही नहीं। इस राज को जानने के लिए स्टीफन अपने घर वापस जाती है और अपने पिता मार्टिन से मिलती है। उसे आयरिस के बारे में जानना था कि वो अब कहाँ है, क्योंकि आयरिस पिछले कई सालों से परिवार से दूर थी। स्टीफन अपनी माँ के पुराने सामान में आयरिस का पता ढूंढने लगती है। तभी उसका भाई चार्ली वहाँ आता है। चार्ली स्टीफन को देखकर ज्यादा खुश नहीं था, क्योंकि कॉलेज जाने के बाद स्टीफन उसे फोन तक नहीं करती थी। चार्ली अपने कजिन से मिलने जा रहा था तो स्टीफन भी उसके साथ निकल पड़ती है ताकि वहाँ से दादी का एड्रेस मिल सके। रास्ते में स्टीफन अपने भाई को उन डरावने सपनों के बारे में बताती है कि कैसे पिछले 2 महीने से वो देख रही है कि उस ऊंची बिल्डिंग में सब मारे गए, लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था। उनकी दादी तो अभी भी जिंदा हैं। फिर ये सपने क्यों आ रहे हैं? जल्द ही दोनों अपनी चाची के घर पहुंचते हैं, जहां उनकी मुलाकात अपने कजिन्स एरिक बॉबी और बहन जूली से होती है। स्टीफन सीधे अपनी चाची ब्रेंडा और चाचा हॉवर्ड से दादी आयरिस का पता पूछती है, लेकिन चाचा हॉवर्ड आयरिस का नाम सुनते ही भड़क जाते हैं। वो गुस्से में कहते हैं कि कैसे उनके पिता पल की मौत के बाद आयरिस पागलों जैसी बातें करने लगी थी। चाचा हॉवर्ड गुस्से में बताते हैं कि उनके पिता पल की मौत के बाद आयरिस पागलों जैसी हरकतें करने लगी थी। वो बस एक ही बात बार बार दोहराती थी कि जो लोग उस स्काई टावर हादसे में मरने से बच गए थे वो अब एक एक करके मारे जाएंगे। आयरिस के 2 बच्चे थे। हॉवर्ड खुद और स्टीफन की माँ डार्लिन आयरिस का ये बर्ताव देखकर पुलिस ने बच्चों को उससे दूर कर दिया था, लेकिन स्टीफन को लगता है कि उसकी दादी कुछ ऐसा कहना चाहती थी जिसे कोई समझ नहीं पाया। वो हर हाल में उनसे मिलना चाहती है। हालांकि चाचा कुछ नहीं बताते, पर स्टीफन चालाकी से दादी का पता ढूंढ ही लेती है। उसे पुराने सामान से दादा पल और दादी आयरिस की फोटो भी मिलती है। यानी ये सब 50 साल पहले उस टावर से शुरू हुआ था जो
जो स्टीफन के सपनों में आता है, पर असलियत में इस टाइमलाइन में वैसा कुछ हुआ ही नहीं। एक लंबी ड्राइव के बाद स्टीफन अपनी दादी आयरिस के घर पहुंचती है। उनका घर जंगल के बीचों बीच था और चारों तरफ कड़ी सिक्योरिटी थी। स्टीफन इंटरकॉम पर बताती है कि वो डार्लिन की बेटी है। आयरिस उसे अंदर आने की इजाजत तो देती है, पर एक शर्त पर। स्टीफन को अपना फोन, गाड़ी की चाबी और कोई भी धारदार चीज बाहर एक बॉक्स में छोड़नी होगी। अंदर जाकर स्टीफन देखती है कि आयरिस अब काफी बूढ़ी हो चुकी है और हमेशा डरी सहमी रहती है, जैसे उसे किसी अनहोनी का डर हो। जब स्टीफन उन्हें अपने पिछले 2 महीने के सपनों के बारे में बताती है तो आयरिस एक ऐसा सच बताती है जो होश उड़ा देने वाला था। आयरिस कहती है वो सब सच में हुआ था। आयरिस खुलासा करती है कि उस दिन स्काई टावर में वो सारी तबाही असल में हुई थी, लेकिन आयरिस को वो सारे मंजर हादसे से पहले ही भविष्यवाणी के तौर पर दिख गए थे। जब पल उसे प्रपोज कर रहा था, आयरिस ने तुरंत एक्शन लिया और पूरी घटना को बदल दिया। उसने उस बच्चे से वो सिक्का छीन लिया, उसने आग बुझा दी, फ्लोर की दरार के बारे में सबको वार्न कर दिया। आयरिस की वजह से उस दिन हजारों लोगों की जान बच गई और टावर को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन कुछ समय बाद आयरिस ने नोटिस किया कि जिन लोगों को उसने मरने से बचाया था वो अजीबोगरीब हादसों में मरने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे मौत नहीं चाहती कि वो लोग जिंदा रहें, क्योंकि उनका मरना उस टावर में ही तय था। आयरिस ने कुदरत के कानून को बदल दिया था और अब मौत अपना हिसाब बराबर कर रही है। स्टीफन ये सुनकर हैरान रह जाती है कि ऐसा कैसे मुमकिन है। यहाँ आयरिस समझाती है कि स्काई टावर हादसे के बाद जो लोग बच गए थे वो ठीक उसी सीक्वेंस में मरने लगे जिस सीक्वेंस में उनकी मौत उस टावर में होनी तय थी। चूंकि आयरिस खुद आखिर में मरने वाली थी, इसलिए उसने किसी तरह इतने सालों तक खुद को बचाए रखा। लेकिन अब 2 महीने पहले उसे कैंसर होने का पता चला है, जिसका मतलब है कि उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है। यही वजह है कि पिछले 2 महीने से स्टीफन को वो सपने आ रहे हैं। आयरिस के मुताबिक अब उनके पूरे परिवार पर खतरा है। अगर आयरिस मर जाती है तो मौत उसके परिवार के पीछे पाडीडीएच जाएगी, क्योंकि तकनीकी रूप से उन बच्चों का कभी जन्म होना ही नहीं चाहिए था। आयरिस अपनी सालों की रिसर्च की डायरी स्टीफन को देना चाहती है, जिसमें उसने मौत से बचने के तरीके लिखे हैं। आयरिस इसी वजह से अपने सेफ हाउस से बाहर नहीं निकलती। बातचीत के दौरान एक मैग्नीफाइंग ग्लास हिल जाता है और उससे धूप की किरणें एक रस्सी को जलाने लगती है, जिसे आयरिस तुरंत नोटिस कर लेती है। लेकिन स्टीफन को ये सब पागलपन लगता है और वो डायरी लिए बिना ही वहाँ से निकलने लगती है। स्टीफन को अपनी बातों पर यकीन दिलाने के लिए आयरिस एक बड़ा कदम उठाने का फैसला करती है। उसे पता है कि कैंसर की वजह से वो वैसे भी मरने वाली है और मौत इतने सालों से उसके इंतजार में है। आयरिस चाहती है कि स्टीफन उसकी डायरी ले ले ताकि वो अपने फैमिली को बचा सके। आयरिस डायरी लेकर घर से बाहर निकलती है और स्टीफन से कहती है, अब जो होने वाला है उसके बाद तुम्हें मेरी हर बात पर यकीन हो जाएगा। वो स्टीफन को दूर हटने के लिए कहती है और ठीक उसी पल ऊपर से एक बड़ा पंखा टूटकर गिरता है और सीधे आयरिस के सिर में जा घुसता है। आयरिस की मौके पर ही मौत हो जाती है। उसने इस हादसे का अंदाजा पहले ही लगा लिया था और अपनी मौत से उसने ये साबित कर दिया कि वो सच कह रही थी। अगले दिन पूरा परिवार आयरिस के अंतिम संस्कार के लिए इकट्ठा होता है। स्टीफन अपने पिता और चाचा हॉवर्ड को वार्न करती है कि दादी ने उसे क्या बताया था। वो कहती है कि दादी की मौत के बाद अब मौत उनके पूरे परिवार के पीछे आएगी, इसलिए सबको अलर्ट रहना होगा। लेकिन उसकी बात पर कोई यकीन नहीं करता। तभी वहाँ स्टीफन की माँ डार्लिन आती है, जो उन्हें बचपन में ही छोड़ डाच कर चली गई थी। स्टीफन गुस्से में वहाँ से चली जाती है। उसका भाई चार्ली उसे समझाने की कोशिश करता है, पर स्टीफन अपनी माँ को दूसरा मौका देने को तैयार नहीं है। अगले दिन चाचा हॉवर्ड पूरे फैमिली के लिए एक लंच ऑर्गेनाइज करते हैं। स्टीफन वहाँ नहीं जाती और घर पर दादी की डायरी की गहराई से स्टडी करने लगती है। डायरी से उसे पता चलता है कि मौत कभी उन लोगों का पीछा नहीं छोड़ती जिनका इस दुनिया में होना ही नहीं था। इधर लंच के दौरान एक एक्सीडेंट होता है। एक गिलास टूटता है और कांच का एक टुकड़ा गलती से बर्फ के डिब्बे में गिर जाता है। डार्लिन बताती है कि कैसे उसकी माँ उसे हमेशा मौत से डराया करती थी, जिसकी वजह से उसकी दिमागी हालत खराब हो गई और वो अपने बच्चों को छोड़ डाच कर चली गई थी। उधर स्टीफन डायरी पढ़ते हुए अंदाजा लगा लेती है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। वो सबको फोन करती है, पर सब लंच में बिजी होने के कारण फोन नहीं उठाते। स्टीफन तुरंत उनके घर की तरफ भागती है। लंच के दौरान डार्लिन एक धारदार औजार नीचे पडेढ़ा देख उसे उठाकर साइड में रख देती है। जैसे ही हॉवर्ड डार्लिन की तरफ बढ़ता है, बर्फ के साथ आया कांच का टुकड़ा उसके पैर में चुभ जाता है। हॉवर्ड लड़खड़ाता है और वही धारदार औजार गिरकर घास काटने वाली मशीन को चालू कर देता है। वो मशीन सीधे हॉवर्ड के चेहरे पर चढ़ जाती है और उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। अब स्टीफन को पूरा यकीन हो गया है कि आयरिस की थ्योरी सही थी। वो सबको इकट्ठा करके पूरा सिस्टम समझाती है। कुदरत का नियम, चूंकि आयरिस ने स्काई टावर में उन सैकड़ों लोगों को बचाया था, इसलिए मौत को उन सबको मारने में कई साल लग गए। नई पीढ़ी पर खतरा, उन लोगों ने मरने से पहले बच्चों को जन्म दिया। चूंकि आयरिस को उस दिन मर जाना चाहिए था, इसलिए उसके बच्चों और पोते पोतियों का वजूद ही गलत है। मौत अब उम्र के हिसाब से सबको मारेगी। सबसे पहले हॉवर्ड, जो मारा जा चुका है। अब हॉवर्ड के बच्चे अपनी उम्र के हिसाब से सबसे पहले एरिक, फिर जूलिया और आखिर में बॉबी। इसके बाद डार्लिन की बारी आएगी और अंत में स्टीफन खुद और फिर उसका भाई चार्ली। राहत की बात, हॉवर्ड की पत्नी ब्रेंडा और स्टीफन के पिता सुरक्षित हैं, क्योंकि उनका आयरिस या पल से कोई खून का रिश्ता नहीं है। स्टीफन सबको बताती है कि उसे दादी की डायरी से झाबी नाम के एक आदमी
आदमी के बारे में पता चला है जिसने मौत को चकमा दिया था। वो चाहती है कि सब मिलकर उसे ढूंढें ताकि बचने का रास्ता मिल सके, लेकिन हॉवर्ड का परिवार उसे पागल समझकर वहां से चला जाता है। उस रात हॉवर्ड का बड़ा बेटा एरिक अपनी टैटू की दुकान पर अकेला था। वो अपने पिता की याद में खुद को टैटू बना रहा था। तभी स्टीफन का मैसेज आता है कि अगला नंबर उसका है। एरिक चिढ़कर फोन बंद कर देता है। तभी दुकान में अजीब चीजें होने लगती हैं। साउंड बॉक्स की वाइब्रेशन से एक बोतल गिर जाती है। एरिक अचानक उठता है जिससे उसकी कुर्सी अलमारी से टकराती है और एक लिक्विड की बोतल गिरकर बहने लगती है। छत का पंखा एक चेन से टकराता है और वो चेन सीधे एरिक की नाक की रिंग में फंस जाती है। नीचे एक लैंप गिरने से आग लग जाती है और दुकान में जोरदार धमाका होता है। अगली सुबह स्टीफन और चार्ली घबराते हुए एरिक के पास पहुंचते हैं। उन्हें लगता है कि वो मर चुका होगा, लेकिन एरिक उन्हें रास्ते में जिंदा मिल जाता है। वो बताता है कि धमाके के वक्त उसने एक भारी लेदर जैकेट पहनी थी जिससे उसकी जान बच गई। स्टीफन हैरान रह जाती है कि सिस्टम के हिसाब से तो एरिक को मरना चाहिए था, फिर वो कैसे बच गया। तभी स्टीफन को एहसास होता है कि आसपास की चीजें जैसे बच्चों की फुटबॉल, पेड़ पर लटका ट्रिमर और पत्तियां उड़ाने वाली मशीन मिलकर एरिक को मारने की कोशिश कर रही हैं। वो एरिक को एक कचरा उठाने वाले ट्रक से दूर रहने को कहती है। तभी एरिक की छोटी बहन जूलिया वहां आती है। अचानक उन चीजों का चैन रिएक्शन होता है और जूलिया उस कचरा ट्रक के अंदर गिर जाती है। स्टीफन, चार्ली और एरिक उसे बचाने के लिए ट्रक के पीछे भागते हैं, लेकिन वो उसे निकाल नहीं पाते और जूलिया की ट्रक के अंदर दबकर मौत हो जाती है। स्टीफन रोते हुए माफी मांगती है कि उसने सिस्टम समझने में गलती की, लेकिन तभी चाचा हॉवर्ड की पत्नी ब्रेंडा एक ऐसा राज खोलती है जो सब कुछ बदल देता है। ब्रेंडा बताती है कि एरिक असल में हॉवर्ड का बेटा है ही नहीं। ब्रेंडा का उस वक्त किसी और के साथ अफेयर था और उसने यह बात सबसे छुपा कर रखी थी। इसका मतलब ये हुआ कि एरिक के शरीर में आयरिस और पल का खून नहीं है। चूंकि एरिक उस परिवार का हिस्सा ही नहीं था, इसलिए मौत ने उसे छोड़ दिया और लिस्ट में जो अगला असली वारिस था यानी जूलिया, मौत ने उसे अपना शिकार बना लिया। इधर एरिक अपनी जिंदगी का इतना बड़ा सच जानकर दंग रह जाता है और गुस्से में वहां से निकल जाता है। अब हॉवर्ड के परिवार में सिर्फ सबसे छोटा बेटा बॉबी बचा है, जिसका मतलब है कि अगला नंबर उसी का है। अब सबको स्टीफन की थ्योरी पर यकीन हो गया है, इसलिए सब मिलकर बॉबी को बचाने की प्लानिंग करते हैं। तभी उन्हें याद आता है कि आयरिस की डायरी में झाबी नाम के एक शख्स का जिक्र था जिसने मौत को मात दी थी। चार्ली उसका पता ढूंढ निकालता है। वो पास के ही एक हॉस्पिटल में काम करता है। एरिक भी ये जानते हुए भी कि वो इस ब्लड लाइन का नहीं है, बॉबी को अपना भाई मानता है और उसे बचाने के लिए सबके साथ हॉस्पिटल चल देता है। जब वो सब हॉस्पिटल पहुंचकर जैबी से मिलते हैं और उसे सब बताते हैं तो जैबी एक बड़ा खुलासा करता है। जैबी बताता है कि वो कोई और नहीं बल्कि वही छोटा बच्चा है जिसे आयरिस ने उस दिन स्काई टावर हादसे में बचाया था। असली टाइमलाइन के हिसाब से आयरिस के बाद सबसे आखिर में जैबी को ही मरना था, लेकिन आयरिस ने खुद को सेफ हाउस में कैद करके मौत के सिलसिले को रोक रखा था। जैबी ने ही आयरिस के साथ मिलकर वो सुरक्षित घर बनाया था, लेकिन अब किस्मत का खेल देखिए, आयरिस की तरह जैबी को भी कैंसर हो गया है, यानी मौत ने उसे बीमारी के जरिए ढूंढ ही लिया। स्टीफन घबराकर पूछती है कि क्या मौत से बचने का कोई तरीका है। जैबी बताता है कि अपनी पूरी रिसर्च में उसे मौत को चकमा देने के सिर्फ 2 ही रास्ते मिले हैं। पहला तरीका, जिसकी भी मरने की बारी है वो अपनी जगह किसी और को मार डाले। अगर वो किसी और की जान ले लेता है तो उसे उस इंसान की बची हुई जिंदगी मिल जाएगी, यानी एक जान के बदले दूसरी जान। दूसरा तरीका, इंसान को अपनी मौत के आखिरी पल तक मरना होगा और फिर उसका परिवार उसे किसी तरह दोबारा जिंदा कर दे। ऐसा करने से मौत उस ब्लड लाइन को छोड़कर अगले शिकार की तरफ बढ़ जाएगी। एरिक और बॉबी तय करते हैं कि वे किसी बेगुनाह को नहीं मारेंगे बल्कि दूसरे विकल्प को चुनेंगे। बॉबी को नट्स से एलर्जी है, इसलिए प्लान यह बनता है कि बॉबी नट्स वाली चॉकलेट खाकर अपनी हालत खराब करेगा और जब वो बिल्कुल मरने वाला होगा तब एरिक डॉक्टर की मदद से उसे बचा लेगा। वे एक MRI रूम में छिप जाते हैं, लेकिन अनजाने में MRI मशीन चालू हो जाती है जो मेटल की चीजों को अपनी तरफ खींचती है। एरिक ने अपनी बॉडी पर कई जगह मेटल पियर्सिंग करवा रखी थी। जैसे ही वो बॉबी के लिए व्हील चेयर लाता है, MRI की मैग्नेटिक फील्ड उसे खींच लेती है और वो मशीन में पिसकर मारा जाता है। दूसरी तरफ बॉबी एलर्जी से तड़पते हुए खुद को इंजेक्शन लगाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी मशीन की एक भारी स्प्रिंग उड़कर सीधे बॉबी के सिर में लगती है और उसकी भी मौत हो जाती है। अब सिर्फ डार्लिन, स्टीफन और चार्ली बचे हैं। नियम के मुताबिक जब तक माँ जिंदा है बच्चे सुरक्षित रहेंगे, इसलिए वे तय करते हैं कि डार्लिन को दादी आयरिस के उसी सुरक्षित केबिन में बंद कर देंगे ताकि मौत उस तक न पहुंच सके। वे कार से केबिन पहुंचते हैं, लेकिन गेट बंद था। स्टीफन कार से गेट तोड़कर अंदर घुसती है, पर उसकी सीट बेल्ट फंस जाती है। इसी बीच बिजली का एक तार टूटकर केबिन पर गिरता है और एक जबरदस्त ब्लास्ट होता है। इस धमाके में डार्लिन मारी जाती है। अब अगला नंबर स्टीफन का था। कार पलट जाती है और वो पानी में डूबने लगती है। आखिरी पल में चार्ली उसे बाहर निकालता है और उसकी जान बचा लेता है। उन्हें लगता है कि स्टीफन कुछ देर के लिए मरकर जिंदा हुई है, इसलिए अब वो सुरक्षित हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं। स्टीफन और चार्ली को लगता है कि उन्होंने मौत को हरा दिया है। वे एक पार्टी में एक डॉक्टर से मिलते हैं और उसे बताते हैं कि कैसे स्टीफन मरकर वापस आई, लेकिन डॉक्टर एक कड़वा सच बताता है। मेडिकल साइंस के हिसाब से स्टीफन कभी मरी ही नहीं थी, वो सिर्फ बेहोश हुई थी। इसका मतलब था कि मौत अभी भी उनके पीछे है। तभी पास खड़ी एक महिला के
हाथ से एक सिक्का गिरता है और रेलवे ट्रैक के बीच फंस जाता है। उस छोटे से सिक्के की वजह से ट्रेन पटरी से उतर जाती है और सीधे स्टीफन और चार्ली की तरफ आती है। वे भागने की कोशिश करते हैं लेकिन ट्रेन उन्हें कुचल देती है। मौत को कोई धोखा नहीं दे सकता और यहीं पर यह मूवी खत्म होती है।